एक राइटर और है ग्राहम वालास। तो इनके आधार में बताने का कारण क्या है कि आपके पास एग्जाम्पल भी रहेगा, आप इसको और व्याख्या कर सकते हैं, आप इसको और अच्छे से डिफाइन भी कर सकते हैं। आपके समझ में आनी चाहिए कि इस एक साथ हो गया क्या परिवर्तन, आप एक साथ छोटे से बड़े नहीं हो सकते। तो जब एक साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो धीरे धीरे जो परिवर्तन हो रहा है, तो वो जो स्टेजेस आ रही हैं, उन स्टेजेस को ही हमने किसका नाम दे दिया, समकालीन दृष्टिकोण के विकास के चरण या उन परिस्थितियों में आने वाला परिवर्तन। आगे चलें, इसको देखें आप। जब तक कुछ भी नहीं है, इन व्यक्तियों के नाम देखें और उनकी परिभाषाओं में जो मेन बात आ रही है निकलकर, उसकी ओर ध्यान कंसंट्रेट करें। चलिए आगे देखते हैं। यहां देखिए, और आधुनिक राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण के विकास में शिकागो विद्यालय या स्कूल जिसको हम कहेंगे, शिकागो स्कूल ने भी क्या दिया है, महत्वपूर्ण, या हम यहां पर कह दें अमेरिकन राजनीति शास्त्रियों ने अमेरिकन राजनीति शास्त्रियों ने क्या किया है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण योगदान देने का मतलब क्या मानते हैं आप, इस शिकागो विश्वविद्यालय जिसको हम कह सकते हैं वर्तमान में, वहाँ पर 3 प्रमुख व्यक्ति हैं जिनका नाम है पीवी स्मिथ, चार्ल्स मेरियम और हेराल्ड लासवेल। ये जो त्रयी है, ये त्रयी मूलभूत स्तंभ है या आधारभूत स्तंभ है, ठीक है। इसको विश्वविद्यालय भी कह सकते हैं, अभी वर्तमान में शिकागो स्कूल कहते थे पहले, लेकिन वर्तमान में आप क्या कहेंगे इसको, विश्वविद्यालय। आप देखें, ये जो त्रयी है, इस त्रयी ने आधुनिक राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण को डेवलप करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि बाद में चार्ल्स मेरियम की जगह डेविड ईस्टन आ गए हैं। कौन आ गए हैं, डेविड ईस्टन, ठीक है। अब यहां पर देखिए, डेविड ईस्टन और अल्फ्रेड काबो, डेविड ईस्टन और अल्फ्रेड कोबा, इन्होंने राजनीति विज्ञान के जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है उसका पतन मानते हुए या उसके पतन को निर्धारित करते हुए कहा कि आधुनिक राजनीति विज्ञान में परंपरागत राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों का कोई स्थान नहीं है। या इन्होंने कहा कि परंपरागत राजनीति विज्ञान को मानने या उस दर्शन का क्या हो चुका है, पतन हो चुका है परंपरागत का। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान के पतन के बाद
हमें एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है, और दृष्टिकोण को इन्होंने किसका नाम दे रहे हैं? आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण। इन्होंने क्या कारण दिए दोनों ने मिलकर? इन दोनों ने कारण बताए, या डेविड स्टर्न ने क्या कारण दिया? एक तो परंपरागत राजनीति विज्ञान क्या है? इतिहासवाद से जुड़ा हुआ है। अब जो व्यक्ति, जब तक आप अपने पास्ट को नहीं छोड़ सकते हैं तब तक आप प्रेजेंट को भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो पहला तो इन्होंने कहा कि इसलिए राजनीति विज्ञान क्या हो गया? असफल हो गया। दूसरा है अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। प्रासंगिकता क्या कर चुका है? खो चुका है। यानी आज की परिस्थितियों में वो प्राचीन या परंपरागत सिद्धांत काम नहीं करेंगे या उनका प्रभाव नहीं होगा, इसलिए हमें उन परंपरागत सिद्धांतों को छोड़ देना चाहिए या उन्हें हमें हटा देना चाहिए। और तीसरी बात ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इनके अनुसार रचनात्मकता नहीं है। क्या नहीं है? रचनात्मकता। चार्ल्स मेरियम ने भी इसकी बात की थी। रचनात्मकता का मतलब क्या है? कि नए सिद्धांतों को जन्म देने की कैपेसिटी उन परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों में नहीं है, अतः उनको हटा देना ही उपयुक्त होगा। या रचनात्मकता नहीं है, यहाँ के लिख दें हम, नहीं है, रचनात्मकता है ऐसा नहीं कर दें आप, रचनात्मकता नहीं है, यानी कुछ भी क्रिएटिविटी यहाँ पर नहीं की जा सकती। इसलिए इन्होंने क्या आवश्यकता बताई कि इसीलिए आधुनिक राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक शोध पद्धतियों पर आधारित होना चाहिए। अगर हम इन दोनों की बात कर लें तो इन्होंने ये भी कहा यहाँ कि मूल्यों का अध्ययन निरर्थक है या अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए। तो सीधी सी बात है, ये हमने इनकी विशेषताओं में भी रखा है आगे कि इनका या मूल्यों का अध्ययन किया जाना जरूरी नहीं है ही नहीं। व्यवहारवाद की धारणा जब तक रही या उत्तर व्यवहारवाद जब तक आया तो उससे पहले तक मूल्यों को राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र नहीं माना जाता था। मूल्यों का समावेश राजनीति में नहीं किया जाता था या राजनीति का अध्ययन करते समय मूल्यों को ध्यान में नहीं रखा जाता था। उत्तर व्यवहारवाद जब आया या आएगा उनके उस समय के हिसाब से, जब हम बात करें 1945 की बात की, तब उसके बाद 70 तक के दौरान मूल्यों को किसी भी प्रकार से महत्वपूर्ण नहीं माना गया। वास्तव में वहाँ पर किसका अध्ययन किया जा रहा है? व्यवहारवाद या व्यवहारवादी दृष्टिकोण को अपनाया जा रहा है राजनीति विकास के चरणों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अब इसी को आगे ध्यान में रखते हुए हम बताएंगे कि अब ये नया क्यों हो रहा है? एक तो या वो प्रासंगिक क्यों नहीं है, वो उसको देखें। जैसे मैंने बताया ये है ही, इसके अलावा इसके विकल्प क्या क्या आ रहे हैं यहाँ पर? परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता था या जिसको महत्व दिया जाता था, तो उसके विकल्प क्या है? विकल्प के तौर पर क्या आ गया? एक तो लोकतंत्र आ गया, ठीक है। दूसरा आ गया शक्ति सिद्धांत, पावर कंसेप्ट। उसके अलावा आया, मतलब क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं? नव स्वतंत्र राष्ट्र,
इनका उदय होना भी, यह हमने पहले ही बात की थी, इस वर्ग का उदय या इनका असफल होना, नाजीवाद और साम्यवाद की असफलता, ये सारे कारण उत्तरदायी हैं किसके लिए? आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण को अपनाए जाने के लिए या उसके उदय के लिए। ठीक है, तो इनको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से इनका वर्णन किया है और उन्होंने कहा है कि इनका जो वर्गीकरण किया गया है उस वर्गीकरण के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि ये जो कारण हैं ये वास्तव में आधुनिक समय की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन की मांग कर रहे थे और इस परिवर्तन को ही उन्होंने नाम दे दिया किसका? आधुनिक दृष्टिकोण का। तो हमने इस तरह से कई परिभाषाओं को देखा, कई परिभाषाओं के आधार पर हमने इनका अध्ययन किया है। व्यवहारवाद डेविड स्टन के द्वारा, अब इसकी 8 मान्यताएं थी। ठीक है, और वे 8 मान्यताएं क्या क्या थी? उन 8 मान्यताओं में था क्रमबद्धीकरण, नियमितता, ये है व्यवहारवाद। ठीक है, विज्ञान या वैज्ञानिकता, मूल्य निरपेक्षता, परिमापीकरण, इस तरह के 8 तत्वों की बात करते हैं या 8 सिद्धांत इन्होंने दिए हैं जिनके आधार पर हम व्यवहारवाद का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, एक एक बात को आप देखेंगे तो आप देखेंगे क्रमबद्धीकरण का मतलब क्या हो गया? क्रमबद्धीकरण का मतलब क्या हुआ कि आप किसी चीज को ध्यान से कर पा रहे हैं या नहीं। विज्ञान या विशुद्ध विज्ञान कहते हैं एक ही बात है। तो ये जो सारी चीजें मिलकर हैं ये क्या कह रही हैं? व्यवहारवाद की बात कर रही हैं। और ये व्यवहारवाद आप देख लीजिए, क्रमबद्धीकरण साइंस बनाने का हमने कहा था कि इसके आधार पर हम इसे साइंस कह सकते हैं। देखो साइंस में भी क्रमबद्धीकरण होता है, नियमितताएं होती हैं, विशुद्ध विज्ञान तो यही है, समग्रता या परिमापीकरण होता है, सत्यापन किया जा सकता है, टेक्निक्स हैं। तब जब इतने तत्वों का समावेश किया तो आप जानते हैं क्रमबद्धीकरण का मतलब रेगुलरिटी, आप उस काम को एक सिस्टम से करें, सिस्टम से किया जाएगा। नियमितताएं का मतलब उसकी पुनरावृत्ति होगी या एक नियमित अंतराल पर आप उसको क्या कर रहे हैं, मतलब पुनरावृत्ति हो रही है उसकी। ठीक है, विशुद्ध विज्ञान तो आप जानते हैं कि फैक्ट्स पर डिपेंड है, फैक्ट्स के आधार पर काम करेगा। मूल्य निरपेक्षता आपको पता ही है, किसी भी तरह की कोई इमोशनल बात नहीं होगी, कोई अनसाइंटिफिक कोई बात नहीं होगी, सिद्धांत या तथ्य नहीं होंगे जिनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं होगा। परिमापीकरण यानी आप उसको माप सकते हैं, उसका निर्धारण कर सकते हैं, उसको निश्चित कर सकते हैं। सत्यापन तो उसका जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं आप उनको उसी प्रकार की अन्य राष्ट्र की परिस्थितियों में उनको एक बार फिर से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तकनीक आप जानते ही हैं, टेक्निक्स जो भी होंगी उसको स्पष्ट करने के लिए आप आदर्शवाद या मूल्य आधारित विषयों के या अध्ययन के अलावा जो तरीके अपनाएंगे, जो हमने कहा समाजीकरण, संस्कृतिकरण या आधुनिकीकरण, राजनीतिक आधुनिकीकरण, वे सब किसमें आएंगे? तकनीकों में। और समग्रता तो आप जानते ही हैं, सभी विषयों को साथ लेते हुए, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो प्रजा हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो मतदाता हो, हर प्रत्येक पक्ष को साथ में लेकर चलते हुए कार्य करने को ही क्या कह रहे हैं हम? डेविड स्टन की 8 मान्यताएं।
इसके बाद उत्तर व्यवहारवाद आता है, तो वहाँ पर मूल्यों को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर मूल्य निरपेक्षता है और वहाँ पर मूल्यों को शामिल किया जाएगा। तो ये इस तरह से हमने धीरे धीरे आते हुए, तो अगर हम आज बात करते हैं तो वर्तमान यानी उस समय की परिस्थितियों में क्या क्या विशेषताएं हो गई, तथ्यात्मकता, या क्या क्या गुण ऐड हो गए, वैज्ञानिकता, अनुभाविकता, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, आदि तत्व या आदि जो एलिमेंट्स हैं वे राजनीति विज्ञान के अध्ययन को आधुनिक बनाते हैं। आदि तत्व या विशेषताएं या गुण राजनीति विज्ञान के अध्ययन को प्रासंगिक बनाते हुए उसे विज्ञान का दर्जा प्रदान करते हैं या विज्ञान का स्वरूप प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आज वर्तमान में जो स्वरूप हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन का देख रहे हैं वो इसी कारण वैज्ञानिक कहलाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व हैं और हम बड़ी आसानी से एक वास्तविक या यथार्थवादी अध्ययन करते हैं। किसका? मानव का, दलों का या समूह कह दूं, समूह का, दलों का, दबाव समूहों का होते हैं। पहले नहीं मानते थे, इनका अस्तित्व नहीं माना जाता। आधुनिक समय माना गया कि कोई दबाव समूह भी है जो राजनीतिक दशा को बदलने का काम कर सकता है। मतदान व्यवहार का, अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का, आदि का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ये हमारे लिए थोड़ा ऑब्जेक्टिव हो गए। वस्तुनिष्ठ समस्याओं का हम समाधान ढूंढ लेते हैं, कोई किंतु परंतु नहीं, नो इफ नो बट ओनली रिजल्ट। ठीक है ना? क्या ढूंढा जाता है? सिर्फ क्या इसका परिणाम होगा, वास्तव में क्या परिस्थिति चल रही है, क्या होगा नहीं, क्या हो रहा है और क्या किया जा सकता है। फिर इसको बाद में उनके आधार पर जब निष्कर्ष निकालेंगे इनके आधारों पर, तो उस निष्कर्ष के आधार पर हम कुछ सॉल्यूशन भी निकाल कर रखते हैं। तो यानी हम चल रहे हैं कहाँ से? राज्य से। कहाँ से चलना शुरू किया हमने? राज्य से। और वर्तमान में आते 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 कहाँ तक आ गए? संस्कृति, समाज, वर्ग, ठीक है, अंतः संबंध, विषयों के भी और इनके भी आपसी अंतर संबंध। ठीक है, विषयों के आधार पर ही हैं। तो यहाँ राज्य का अध्ययन करते करते वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान
कई क्षेत्रों में या विविध क्षेत्रों का अध्ययन करने का काम कर रही है, और ये अलग अलग यहाँ पर हमने इनको कंसंट्रेट कर दिया है। इन सब चीज़ों को शामिल किया जाता है कि परिस्थितियाँ अगर किसी राष्ट्र की बदल रही हैं तो उनके पीछे क्या कारण प्रभावी हैं, और किन परिस्थितियों को बदलने के लिए किस प्रकार के दबाव ने काम किया या किस प्रकार की परिस्थितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। तो उनको ध्यान में रखते हुए राजनीति विज्ञान को अपने सिद्धांतों में भी परिवर्तन करने पड़ते हैं। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में हम इनके अंतर जो रह गए थे उन अंतर की बात करेंगे, डिफरेंसेस की बात करेंगे। एक बड़ा प्रश्न आता है आपके साथ और उस बड़े प्रश्न को ध्यान में रखिए। तो ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके साथ अगर आप जोड़ना भी चाहेंगे तो इसके साथ वर्तमान में हम अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन करते हैं, मूल्य स्थापित किए गए हैं, पहले हटा दिए गए थे, वर्तमान में मूल्यों को क्या कर दिया गया, स्थापित किया गया। उत्तर व्यवहारवाद में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके आ गई हैं, यहाँ पर समाप्त होते हैं आपके चरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हमने इनके जो उपागम हैं और जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे, विशेषताओं को लेते हुए उपागम तक आते उद्देश्य तक, और उद्देश्य के आने के बाद हम देखेंगे इनके जो बेसिक अंतर हैं। आपके एक बड़ा प्रश्न आता है अंतरों को लेकर, तो अंतर लगभग थोड़े बहुत आपके आ गए हैं ध्यान में, और कुछ बच गए होंगे तो हम उनको देख लेंगे, ठीक है ना। तो आप अपने माइंड में क्लियर करते हुए चले। परंपरागत से हमने बात की थी, आधुनिक तक आए हैं। तो आधुनिक वास्तव में है क्या और उसको आधुनिक क्यों कहते हैं, और आधुनिक एकदम से आ गया या धीरे धीरे आधुनिक दृष्टिकोण का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है ना। कहीं कहीं सोशियोलॉजी ने इसने योगदान दिया, इकोनॉमिक्स सिद्धांतों ने योगदान दिया, साइकोलॉजी के जो नए ये सारे विषय 18वीं शताब्दी के बाद से प्रारंभ हुए। साइकोलॉजी में पहले आत्मा का अध्ययन किया जाता था, फिर मन का किया जाने लगा, मस्तिष्क का किया जाने लगा, फिर मन का किया जाने लगा, अब व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मन और आत्मा को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, रियल में मन है या आत्मा क्या है क्या नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं आपका मन जो बार बार कहता रहता है मेरा मन कह रहा है, मूड नहीं, वो कहाँ रहता है, कहीं नहीं रहता हमारी बॉडी में। तो साइंस तो आपको पता है, साइंटिफिक बात करता है, व्यवहार आपका देखा जा सकता है, आपके व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए जो व्यवहार का अध्ययन करना है वो एक साइंटिफिक स्टडी है। लेकिन आप कहेंगे आत्मा का अध्ययन करें लें, मन का अध्ययन कर लें, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मस्तिष्क का अध्ययन कर लें, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके आधार पर आप कोई सिद्धांत बना दें, ये भी पॉसिबल नहीं है। व्यवहार के आधार पर आपके व्यवहार को देखते हुए साइकोलॉजी के जो सिद्धांत उसके आधार पर कोई ना कोई सिद्धांत डेवलप किया जा सकता है। कोई ना कोई सिमिलैरिटी होती है दो लोगों के व्यवहार में या अन्य लोगों के व्यवहारों में, तो उस सिमिलैरिटी को सिद्धांत के रूप में उपस्थित किया जा सकता है। तो इसलिए हम बात करें कि ये जो अलग अलग परिवर्तन हुए तो ये विषय के तौर पर भी बाद में डेवलप हुए। साइकोलॉजी एक अलग विषय के रूप में बाद में डेवलप हुआ है, ठीक है। 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, 20वीं शताब्दी 1900 के बाद, ठीक है। साइकोलॉजी अच्छे विषय अलग विषय के रूप में, क्योंकि ये सब विषय किसके हैं, सामाजिक विषय हैं, और सामाजिक विषयों का सोर्सेज दर्शन शास्त्र को माना गया, और दर्शन शास्त्र के अंतर्गत सारे विषय शामिल हैं। तो उनको अलग अलग रूप में डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगा, और उस टाइम के लगने के साथ ही जब वो डेवलप हुए उनमें जब रिसर्च हुई और उस रिसर्च ने जब राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास किया, तो उस राजनीति के प्रभावित होने के साथ ही राजनीति विज्ञान में भी कुछ मान्यताओं का या कुछ नव सिद्धांतों का निर्माण हुआ, और उस नव सिद्धांतों के निर्माण को ही हमने आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखा, जो कि कहाँ से चला मैंने बताया अभी आपसे, राज्य से लेते हुए हम उत्तर व्यवहारवाद तक आ चुके हैं। और ये जो उत्तर व्यवहारवाद है वो आधुनिक दृष्टिकोण की एक मुख्य विचारधारा के अंतर्गत माना जाता है, ठीक है। फिर मिलते हैं, तैयारी कीजिए, याद कीजिए। अब ज़्यादा टाइम है नहीं, वैसे खुल जाएं तो भी ठीक, और नहीं तो आप तो माइंड सेट हो गया होगा। उस सेट माइंड को अब
इम्प्रूवमेंट की तरफ लगाइए, उसको डाइवर्ट कीजिए कि आप कितना तैयार कर रहे हैं और उस तैयारी से आपको कितना अचीव हो रहा है, आप कितना समझ पा रहे हैं। समझने पे कंसंट्रेट करें और जितना समझ में आएगा उतना आपके लिए बेनिफिशियली रहेगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें, थोड़ा लिखें लेकिन समझ कर लिखें, और थोड़ी थोड़ी दिनों बाद उसको रिवाइज भी करते रहें। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेमोरी भी ऐसी होती है हमारी, आप एक बार में पूरी बुक को अगर एक बार पढ़ भी लेंगे, याद भी कर लेंगे, तो वो उस मेमोरी में नहीं जाएगी, परमानेंट जो मेमोरी है उसमें नहीं जाएगी। और आप थोड़ा थोड़ा करते हुए और उसको रिपीट करते हुए, रिवाइज करते हुए पढ़ते जाएंगे, तो एक दिन वो बुक या वो जो कंसेप्ट हैं वो आपके माइंड में बहुत बेहतर तरीके से याद हो जाएंगे। आपको उसको देखने भर से दोबारा पूरे याद हो जाएंगे। और अगर आप एक बार में सारी चीज़ याद करके रख लेंगे तो गारंटी नहीं है कि वो दोबारा आपको रिकॉल हो जाए टाइम पर। तो इसलिए ज़रूरी है आप उसको पढ़ें, उसको ध्यान लगाएं, मेहनत करें। एक बार फर्स्ट टाइम मेहनत करेंगे तो लास्ट तक वो बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। थोड़ी थोड़ी करें लेकिन रेगुलर करें। अभी हमने बात की थी क्रमबद्धीकरण और नियमितता, तो ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आ सकते हैं। क्रम से करें, ठीक है, और नियमितता के साथ करें। एक स्टेज बाय स्टेज, दूसरी स्टेज चले, तीसरी स्टेज चले, चौथी स्टेज चले, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, ये तो क्या हो गया, क्रमबद्ध हो गया। लेकिन रोज करें, ये क्या हो गई, नियमितता हो गई। टारगेट रखें, कितना करना है, टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ, आधा घंटा ही पढ़ें लेकिन रेगुलरिटी के साथ पढ़ें। बेनिफिशियली रहेगा आपके लिए भी और आपके विषय के लिए भी। और जितना पढ़ें उसको मथें, दिमाग में उसको आप विश्लेषण करें, और क्या हो सकता है, और क्या लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ परिभाषाएं लिखवाई थी अभी, तो उनमें आप और कुछ क्या ऐड कर सकते हैं, या उसके आधार पर आप कौन सी बात उसमें और ऐड करना चाहेंगे। तो इन सब चीज़ों को जब देखते हुए आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा एक मटेरियल तैयार होगा जो आपको अपने आधार पर तैयार करने देगा। कहने का मतलब आपके समझ में आया होगा कि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज़ आपके माइंड में नहीं रहेगी। और जब आप किसी चीज़ को खुद करके देख लेते हैं तो आपको पता ही है कि आपको उसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परमानेंटली वो आपके माइंड में काम करती है। खुद का किया हुआ काम हमेशा याद रहता है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत रहा हो। तो सही करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो चीज़ आपने अभी नोट्स जो थोड़े बहुत तैयार किए हैं उनको एक बार रिवाइज भी कर दें पीछे, ठीक है, तुलना करें कल जब, क्योंकि जब हम नेक्स्ट वीडियो में जब हमारा जब उपागम कर लेंगे, विशेषताएं कर लेंगे, तो उसके बाद जब हम अंतर करेंगे तो आपका जो ये टॉपिक है आधुनिक और परंपरागत दृष्टिकोण, वो पूरा एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो आप वहाँ मैच करना कि क्या चीज़ रह गई और क्या चीज़ हमने ऐड कर दी। तो जब ऐसा कर लेंगे तो आपको बड़ी आसानी से वो चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। और जब वहाँ तक पहुँच जाएंगे और आपने पहले से तैयारी करके आप कुछ जवाब देंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपने आप में अब एक नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाएगा, ठीक है। और अगर आप बिना तैयारी उठकर आ गए वहाँ, तो आप वहाँ भी वो लिखने का ही या याद करने का, लिखने का या सुनने का काम करें। और थोड़ी तैयारी करके आएंगे तो आप पहले से पहले बोलेंगे कि ये अंतर है, ये बताया नहीं, ये बता दिया, ये और ऐड हो गया, ये और हमको अच्छे से आ गया, ठीक है। सुनकर आपको याद करना है, अभी तक लिखना है, सुनना है। और जब लगभग इस पॉइंट, इस लेसन का जो आखिरी टॉपिक है उसको करेंगे, यानी अंतर को, तो आपका ये पार्ट भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए तैयार रहिए,